सेवन्थ क्लास मैंने आपको लास्ट टाइम एसएसटी में रीडिंग कराई थी, तो मैंने आपको बताया था न्यू पॉलिटिकल ग्रुप। आज जो मैं आपके रीडिंग कराऊंगी वो होगा आपका पॉलिटिकल एंड रिलीजियस डेवलपमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर आपको उस समय के कुछ पॉलिटिकल मिडाइवल पीरियड के कुछ पॉलिटिकल और सोशल रिलीजियस डेवलपमेंट के बारे में बताया जाएगा। तो द लिस्ट ऑफ डिफरेंट रीजनल लैंग्वेज ऑफ द मिडाइवल इंडियन जस्ट क्रिएटेड इज एन ऑब्जर्वेशन रिकॉर्डेड बाय द फेमस पोइट अमीर खुसरो इन 1318। तो एक रीजनल लैंग्वेजेस की एक लिस्ट जो है वो मिडाइवल पीरियड में अमीर खुसरो द्वारा एक तैयार की गई थी। ठीक है, उन्होंने सभी लैंग्वेजेस उस टाइम पे कौन कौन सी बोली जाती थी वो एक लिस्ट उन्होंने एक तरीके से कह सकते हैं अपनी किताबों में थी उनकी। अकॉर्डिंग टू हिम, उनके अनुसार संस्कृत वॉज एन ओल्ड लैंग्वेज ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। संस्कृत जो थी वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट की सबसे पुरानी लैंग्वेज थी, भाषा थी। एंड डिड नॉट बिलोंग टू एनी रीजन, और वो किसी भी रीजन से किसी भी क्षेत्र से बिलोंग नहीं करती थी। हाउएवर द लैंग्वेज वॉज अंडरस्टूड ओनली बाय द हिंदू प्रीस्ट और ब्राह्मण्स। लेकिन ये जो भाषा थी वो सिर्फ हिंदू प्रीस्ट, हिंदू देवता जो थे, सॉरी हिंदू पंडित जो थे, ब्राह्मण्स जो थे, उनके द्वारा ही समझी जा सकती थी। इन 700 CE, लगभग 700 CE में, विच इज़ रिगार्डेड एज द बिगनिंग ऑफ द मिडाइवल पीरियड इन द सब कॉन्टिनेंट, जो कि एक ऐसे पीरियड के बारे में कहा जाता है जो मिडाइवल पीरियड में शुरू हुआ एक इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। मैनी ऑफ इट्स रीजन्स हैड देयर ओन लैंग्वेज एंड कल्चर। तो इस समय जितने भी आप कह सकते हैं राजा महाराजा जो भी हुए, उनके अपने खुद के एक लैंग्वेज था, उनका खुद का एक कल्चर था, उस रीजन का, उस क्षेत्र का अपना एक लैंग्वेज था, अपना एक कल्चर था। एंड वर एसोसिएटेड विद स्पेसिफिक रूलिंग डायनेस्टीज़, और उनकी अलग जो है डायनेस्टीज़, उनका साम्राज्य था अलग। एग्जाम्पल, राजपूत वर द वॉरियर ऑफ राजस्थान। जैसे राजपूत जो मैंने आपको लास्ट टाइम बताए थे वो कहाँ के योद्धा थे, राजस्थान के। एंड इट्स सराउंडिंग रीजन, और उसके आसपास के क्षेत्र के। द चोलाज वर द तमिल रीजन, चोला जो थे वो तमिल रीजन से आए थे। अहोम्स इन द नॉर्थ ईस्ट एंड द राष्ट्रकूटाज विद द दक्कन। ठीक है, तो ये क्या है कि राजपूत जो थे वो राजस्थान साइड के थे पूरे आपके। इसके बाद चोला जो थे वो नीचे तमिलनाडु साइड के थे आपके, तमिल जो पूरा रीजन था। नॉर्थ ईस्ट के थे, मतलब ये जो आप कहते हैं हिमालय का जो पार्ट है ये यहाँ से थे आपके अहोम्स। ठीक है, और राष्ट्रकूट जो थे वो दक्कन से आए थे। दीज रीजनल रूलिंग डायनेस्टीज़ ऑफन बैटल विद ईच अदर। ये सारे जो डायनेस्टीज़ थी उनका कभी कभी आपस में ही युद्ध हो जाता था। विच लेड टू फ्रीक्वेंट राइज एंड फॉल ऑफ द किंगडम, जिसकी वजह से कभी कभी कोई साम्राज्य ज़्यादा ऊंचा उठ जाता था, कभी कभी नीचे गिर जाता था। इन द लिटिल मिडाइवल पीरियड फॉरेन मुस्लिम डायनेस्टीज सच एज खालजीज, तुगलक एंड मुगल्स रोज इन सब कॉन्टिनेंट एंड बिकम पावरफुल। आगे जाकर क्या हुआ कि अलग जो मुस्लिम डायनेस्टीज़ थी, जो मुस्लिम संप्रदाय थे, उनमें आप खालजीज और तुगलक और मुग़ल, ये जो हैं वो हमारे सब कॉन्टिनेंट में ज़्यादा ताकतवर हो गए। At times, these Muslims dynasties, along with some others like the Cholas, extended the rules beyond their own kingdom and thus built pan-regional empires spanning across various regions. अच्छा, these Muslim मतलब मुस्लिमों की जो साम्राज्य था उसके अलावा जो चोलास जो थे, जो तमिल के चोलास थे, उन्होंने अपना जो रूल है, उन्होंने अपना जो साम्राज्य है उसको आगे बढ़ाया, उन किंगडम को आगे बढ़ाया। एंड थस बुल्ड पैजनल रीजनल एम्पायर्स, और उन्होंने एक ऐसे रीजनल एम्पायर का आप कह सकते हैं निर्माण किया, स्पैनिंग अक्रॉस वेरियस रीजन, जो कई क्षेत्रों तक गए, मतलब एक विस्तारवादी नीति उन्होंने अपनाई। हाउएवर दिस एम्पायर डिफर्ड इन माइट एंड ड्यूरेशन फॉर विच दे लास्टेड। लेकिन चोला कह लीजिए या मुग़ल कह लीजिए, इनका जो विस्तार था, इनका जो स्थायीपन था, कितने समय तक ये चले, वो अलग अलग था। चोलास का ज़्यादा रहा या मुसलमानों का ज़्यादा रहा, ये आपको आगे पता चलेगा। एग्जाम्पल, द मुग़ल एम्पायर लास्टेड फॉर अ फार लॉन्गर पीरियड देन द खलजीज़। ठीक है, तो मुग़ल जो एम्पायर था वो काफ़ी लंबे समय तक रहा खलजीज़ के मुकाबले। ठीक है, इन द 18th सेंचुरी, लगभग 18वीं शताब्दी में, द मुग़ल एम्पायर स्टार्टेड टू डिक्लाइन एंड मैनी रीजनल स्टेट रीमर्ज। 18वीं शताब्दी में जो मुग़ल एम्पायर था वो घटने लगा, कम होने लगा, और उसके साथ साथ नई जो रियासतें हैं वो खड़ी हो गई सामने आके। द लॉन्ग डायनेस्टी रूल्स स्पैनिंग अक्रॉस द वेरियस रीजन लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ मैनी शेयर्ड प्रैक्टिस एंड ट्रेडिशन। अब मुसलमानों का जो साम्राज्य था वो काफ़ी लंबे समय तक चलने के कारण
जो उनके क्षेत्र में जो डेवलपमेंट हुए, जो ट्रेडिशन हुए, जो कर्मकांड हुए, वो काफ़ी अंदर तक लोगों में फैल चुके थे। द गवर्नेंस, इकोनॉमी, लैंग्वेज एंड कल्चर इन द न्यू स्टेट वो ऑल्सो फॉलोड इन द मुगल एम्पायर। तो उस समय जितनी भी जो आर्थिक व्यवस्था है या जो भी आप कह सकते हैं लैंग्वेज थी, कल्चर था, वो सभी मुगल एम्पायर जैसा ही फॉलो किया जाता था। हाउएवर दीज रीजन्स डिड नॉट लूज देयर आइडेंटिटी। लेकिन ऐसा नहीं है कि मुगल एम्पायर ने उन्होंने बहुत समय तक राज्य किया तो जो रीजनल, जैसे मान लीजिए हिंदू थे और हिंदुओं पर काफ़ी समय तक मुसलमानों ने राज्य किया, तो ऐसा नहीं था कि हिंदू अपने देवी देवता या अपनी पूजा पाठ या अपना यज्ञ हवन करना भूल गए थे, ऐसा कुछ भी नहीं था। विच इज़ वाई डाइवर्सिटी इज़ कस्टम। इसी वजह से जो विभिन्नता थी, जो विविधता थी, वो ट्रेडिशन, प्रैक्टिस सभी में मिलती है। लेकिन ये नहीं है कि हम अपना भूल चुके हैं, हमने उनको अपना लिया लेकिन अपना हम भूले नहीं, इसलिए हमें बहुत सारी डाइवर्सिटी हिंदुस्तान में देखने को मिलती है। Think and discuss. According to Sanskrit Prashasti, the Delhi Sultanate Ghiyasuddin Balban ruled over a vast empire that stretched from Gonda, present-day Bengal, to the east Gajana, present-day Ghazi और अफगानिस्तान, in the west include all the Dravida यानी कि साउथ इंडिया। तो अगर हम बात करें गयासुद्दीन बलबन की, जो दिल्ली के सुल्तान थे, संस्कृत प्रशस्ति में लिखा है कि इन्होंने जो है, इनका जो शासन था, इनका जो एम्पायर था, वो बंगाल, जो आज के समय का बंगाल है, उस समय उसको गौड़ा कहा जाता था, और गजना जो है आज के समय का अफगानिस्तान जो है। तो इन दोनों, मतलब आप मान लीजिए बंगाल से लेकर अफगानिस्तान तक इनका पूरा राज्य चलता था। और उसके अलावा जो वेस्ट साइड में अगर आप आ जाए तो साउथ इंडिया का जो द्रविड़ है, जो साउथ इंडिया, वो भी इनके कब्जे में हुआ करता था। इट फर्दर सेज दैट पीपल ऑफ डिफरेंट रीजन, गौड़ा, आंध्र, केरला, कर्नाटक, महाराष्ट्र एंड गुजरात फिल डिफर इज आर्मीज। तो ये भी कहा जाता है कि ये अलग अलग प्रकार के जो रीजन्स थे, जो क्षेत्र थे, फ्लड बिफोर इज आर्मी। तो इनकी आर्मीज़ भी आप कह सकती हैं कि अलग अलग थी। हिस्टोरियन फील्स सच क्लेम्स ऑफ कॉन्क्वेस्ट बाय सम मेडाइवल रूलर्स वर ओवर एस्टिमेट। तो हिस्टोरियन के मुकाबले ये कहा जाता है कि इस स्टेटमेंट को, जो इसमें लिखा हुआ है बाय सम मेडाइवल रूलर्स ओवर स्टेटमेंट, कि ये सच हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, इसमें कोई आप कहें प्रमाण मिले हों, ऐसा कुछ भी नहीं है। नाउ ट्रांजिशन इन रिलीजन, many major changes took place in the religious tradition during the period between 8th and mid 18th century। ठीक है, तो रिलीजन और ट्रेडिशन, जो रिलीजियस ट्रेडिशन थे, जो कर्मकांड उस समय हुआ करते थे, पूजा पाठ वगैरह, तो 8वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी तक इनमें बहुत सारे बदलाव आ चुके थे। हिंदुज़म ट्रांसफॉर टू इट्स प्रेजेंट फॉर्म, जो हिंदुज़म था, जो भारतीय सभ्यता थी, जो आज की सभ्यता है, उसमें बदल गई। पहले बहुत नियम कानून थे लेकिन आज उतने नहीं हैं, तो उसका भी थोड़ा प्रेजेंट फॉर्म में आ गई। पीपल बिगिन टू वर्शिप न्यू डाइटीज़, द टेम्पल डिवोटेड ऑफ दिस डाइटीज़ वर कंस्ट्रक्ट बाय द किंग एंड क्वींस। जो लोग हैं उन्होंने नए नए देवताओं को, नए नए विश्वासों को वर्शिप करना शुरू कर दिया था। द टेम्पल्स डिवोटेड ऑफ दिस डाइटीज़, जो इस डाइटीज़ के, जो इस विश्वास के डिवोटीज़ थे, वर कंस्ट्रक्टेड बाय द किंग एंड क्वींस, उन्हें किसी ने राजा और रानी द्वारा बनाया गया था। द ब्राह्मण्स एंड द प्रीस्ट इमर्ज एज डोमिनेंट ग्रुप इन सोसाइटी। जो ब्राह्मण्स थे, जो प्रीस्ट थे, वो आप कह सकते हैं सोसाइटी में सबसे ऊंचे माने जाते थे। ठीक है, ब्राह्मण्स वर हाईली रिस्पेक्टेड इन सोसाइटी फॉर देयर नॉलेज। ब्राह्मण्स को बहुत रिस्पेक्ट दी जाती थी, बहुत सम्मान किया जाता था क्योंकि उनके ज्ञान के कारण। ठीक है, और द संस्कृत स्क्रिप्चर्स, क्योंकि उन्हें संस्कृत का ज्ञान था, वो संस्कृत पढ़ सकते थे। जैसे कि अमीर खुसरो ने कहा कि ज़्यादातर जो संस्कृत के संस्कृत में लिखे हुए वेद थे, वो सिर्फ ब्राह्मण या उच्च वर्ग के लोग ही पढ़ पाते थे, और मोस्टली ब्राह्मण ही पढ़ पाते थे और कोई नहीं पढ़ पाता था। देयर पोजीशन फर्दर स्ट्रेंथन एज द न्यू रूलर सपोर्टेड दैम। ब्राह्मण्स की जो पोजीशन थी वो और ज़्यादा बढ़ गई क्योंकि नए जो रूलर्स आए उन्होंने भी उनको काफ़ी सराहा। हाउएवर देयर डोमिनेंस वाज चैलेंज्ड बाय द स्प्रेड ऑफ भक्ति, द आइडिया ऑफ पर्सनल डिवोशन एंड वर्शिप टूवर्ड्स द चूजन गॉड एंड गॉडेस। लेकिन उनका जो ये डोमिनेंस था, उनका जो एकाधिकार था, वो एक तरीके से कम होने लगा। किसके कारण? भक्ति की वजह से। भक्ति क्या था कि आप खुद अपने किसी देवी देवता को चुनकर उनके पूजा पाठ करते हैं, उनको मन लगाते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको कहीं मंदिर में जाना ही पड़ेगा या आपको कुछ सीखना ही पड़ेगा, आप भक्ति अपने मन से भी कर सकते हैं। तो विदाउट एनी इलेबोरेट रिचुअल्स एंड इन्वॉल्वमेंट ऑफ प्रीस्ट, आप भक्ति बिना किसी प्रीस्ट, बिना किसी पंडित या
रिचुअल्स यानी कि कोई कर्मकांड किए बना भी किसी की भक्ति कर सकते हैं। तो जब भक्ति का कॉन्सेप्ट आया तो लोगों ने क्या किया, लोग मंदिर जाना उनके लिए उतना ज़रूरी नहीं था, या पंडितों का ज्ञान उनके लिए उतना ज़रूरी नहीं था, या नियम ज़रूरी नहीं थे कि ऐसे ही पूजा करें या वैसे ही पूजा करें, उनके लिए यज्ञ हवन इतना को ज़रूरी नहीं था। वो सिर्फ अपना नाचते थे, गाते थे, भक्ति में रहते थे, जिस भी देवी देवता में उन्हें यकीन हुआ करता था। ठीक है, तो इस कारण से जो पंडितों का डोमिनेंस था वो थोड़ा कम हो गया था। अब इसके बाद का मैं आपको या तो फिर लाइव क्लास में बताऊंगी या फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। ठीक है।